नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से छूटकर आए हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। बार बार वो मुखातिब होते हैं भागवत से, उनसे सवाल करते हैं मोदी के बारे में, मोदी के रिटायरमेंट के बारे में, आरएसएस की स्थिति के बारे में, बीजेपी का आरएसएस के प्रति जो व्यवहार है उसके बारे में। अब उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी मोहन भागवत जी को लिख दी है इसके मुतालिक, और वही सवाल उन्होंने फिर से पूछे हैं कि सवाल नंबर 1 ये है कि क्या आप सबने जो मिलकर नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए और उसके आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को आपने रिटायर कर दिया था, क्या अब प्रधानमंत्री जब अगले 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे तो वो रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, या वो उसके बाद भी पद पर बने रहेंगे? ये सवाल उन्होंने जेल से छूटने के बाद भी किया था और इसका जवाब अमित शाह ने दे भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे भारतीय गठबंधन से कहना चाहूँगा कि मोदी 75 साल के हो जाएंगे, आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी कार्यकाल पूरा करेंगे और देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इस पर भाजपा में भी कोई भ्रम नहीं है। तो एक तरफ तो ये चर्चाएं चल रही कि 75वें साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। कई लोगों ने इसको इशारे में भी कहा है। आरएसएस के कुछ नेताओं ने इशारों में कहा है, नितिन गडकरी इशारे में ये बात कह चुके हैं। तो कई बार इसको लेकर भाजपा या संघ परिवार के अंदर से भी ये प्रश्न उठते रहे, इसके जवाब मांगे जाते रहे हैं। अब ये अमित शाह जो नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं वो तो जवाब दे रहे हैं, या जेपी नड्डा जवाब दे देंगे, लेकिन बाकी कहीं से ये नहीं आ रहा है कि मोदी जी को 75 के बाद भी बने रहना चाहिए। पार्टी के अंदर अब वैसा समर्थन नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर वैसा समर्थन नहीं है, ये स्पष्ट दिख रहा है। ये स्पष्ट तब भी दिखा था जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई थी, एनडीए की संसदीय दल की बैठक बुलाई थी और उसमें अपने आप को नेता चुनवा लिया था और प्रधानमंत्री बन गए थे। तभी ये संदेह बढ़ गया था कि अब पार्टी के अंदर उनकी वो न पकड़ है, न पूछ है, न एक्सेप्टेबिलिटी है। और जब मोहन भागवत ने कई बयान दिए मोदी जी के खिलाफ, उनके अहंकारी होने का, उनको खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानने का, भगवान बनाने की कोशिश करने का, विपक्ष के साथ शत्रुओं जैसे व्यवहार करने का, ये सारे जब प्रश्न उठाए थे तब भी ये साफ लग रहा था कि मोदी जी के कार्यशैली से, नेतृत्व शैली से मोहन भागवत, आरएसएस संतुष्ट नहीं, खुश नहीं है और बीजेपी के अंदर भी एक तरह की बेचैनी है मोदी जी के व्यवहार को लेकर। तो ये स्पष्ट था। अब अरविंद केजरीवाल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल इस जो भ्रम की स्थिति है, या जो थोड़ा सा असंतोष पनप रहा है, या आप कह लें कि एक दरार पैदा हो रही है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के अंदर भी, आरएसएस के अंदर भी जो बेचैनी है वो और बढ़े, मोदी जी के खिलाफ और माहौल बने और लोग सामने आए और बोलें। ये वो एक तरह से लगातार इस पर हैमर करके पुश कर रहे हैं लोगों को कि उनकी तरफ से जवाब आए। ये तो अमित शाह बोल गए हैं, अमित शाह तो बोलेंगे ही, लेकिन बाकी लोगों की राय क्या है, मोहन भागवत की क्या राय है, वो इस सवाल के ज़रिए पूछना चाहते हैं। उनका दूसरा सवाल ये रहा है कि जेपी नड्डा ने तो कह दिया था चुनाव के दौरान कि अब तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में मोहन भागवत का क्या सोचना है? अभी तक आरएसएस इस मामले में पूरी तरह से चुप है। तो मोहन भागवत इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनका जवाब क्या है? क्या वो अपने आप को बीजेपी से दूर कर सकते हैं, जो कि जन्मदाता है आरएसएस बीजेपी की, उसी के गर्भ से पैदा हुई है पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी,
और हर चुनाव दर चुनाव देश भर में फैलाओ, इस सब में आरएसएस का रोल है। और जब नड्डा ने कह दिया कि हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक बड़ा झटका था आरएसएस के लिए, और आरएसएस ने उसको हल्के से नहीं लिया है। अब अरविंद केजरीवाल यहाँ भी चोट कर रहे हैं। इस बात को वो दबने नहीं देना चाहते हैं, उसको और उभारना चाहते हैं। ये चर्चा खत्म ना हो, वो बार बार उस चर्चा को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलने वाले नेता के रूप में उनकी ख्याति बने। राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, और कोई नेता इस तरह से बात नहीं कर रहा है मोदी जी के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को एक राष्ट्रीय छवि देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर हमला करके, सत्तारूढ़ दल पर हमला करके, आरएसएस पर। एक तरह से ये आरएसएस पर भी हमला है, इसे आप हल्के में न लें, ये परोक्ष हमला है। आरएसएस को उकसाया भी जा रहा है। आरएसएस की स्थिति क्या रह गई है, इसको भी अंडरलाइन किया जा रहा है कि ये सरकार मोदी जी की और उनकी पार्टी आरएसएस की कोई वक़्त रखती है क्या, या उसको खारिज कर देती है। तो ये एक तीर से कई शिकार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये उनकी छवि बिल्डिंग का, इमेज बिल्डिंग का एक बड़ा अभियान है, जिसमें वो मोदी सरकार, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सबको लपेटे ले रहे हैं, और उनके अंदर के जो अंतर विरोध हैं, जो उनके इनर कंट्राडिक्शन हैं, उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस में भावनाएं बन रही हैं, उनको उभारना चाहते हैं, ताकि मोदी का जो कंफर्ट लेवल जितना भी अभी है वो भी ख़त्म हो जाए, और एक प्रेशर बिल्डअप हो कि वो 75वें वर्ष के बाद इस देश के प्रधानमंत्री न रहें। हालांकि मोदी जी इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, और अमित शाह भी नहीं चाहेंगे कि वो छोड़ें, क्योंकि वो छोड़ेंगे तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। वो सोच रहे हैं वो हटेंगे तो उनको सत्ता मिलेगी। ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना अब नहीं दिखती। जिस तरह से आरएसएस ने एक स्टैंड ले लिया है, वो जानता है कि अमित शाह की भूमिकाएं इस सब में कैसी हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, उनको वो उभार रहे हैं, अपनी छवि निखार रहे हैं, कंट्राडिक्शन को उभार रहे हैं। और तीसरा काम वो ये कर रहे हैं कि बार बार उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वो जहां भी जाते हैं कांग्रेस के वोट काटते हैं, कांग्रेस को हराने में बीजेपी की एक तरह से परोक्ष मदद कर देते हैं। एक तो ये छवि इसलिए बनी, और दूसरी छवि इसलिए बनी कि वो अल्पसंख्यकों के मामले में लगातार चुप्पी साधे रखते हैं, चाहे वो सीएए का आंदोलन हो, और चाहे अभी जो दिल्ली दंगे हुए थे, उस दौरान उनकी सरकार ने जिस तरह से उदासीनता दिखाई थी दंगा पीड़ितों के मामले में, एक तरह से अपने आप को अलग कर लिया था पूरी तरह से। कोई बयान नहीं, कोई सहानुभूति नहीं दंगा पीड़ितों के साथ। इससे अल्पसंख्यक मतदाता उनसे दूर होता चला गया है। और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का उभार हुआ है, राहुल गांधी का उभार हुआ है, और वो अल्पसंख्यक वोट अब वापस कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो तीसरा, ये चौथा जो पहलू है उनके बीजेपी, मोदी, भागवत पर हैमर करने का, वो ये है कि अपनी राजनीतिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए, सुदृढ़ की जाए। क्योंकि उनके लिए हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज है दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज होना, और अगर वो नहीं होता है तो केजरीवाल ख़त्म, फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। जो आदमी दिल्ली का चुनाव नहीं जीत सकता है, अपनी पार्टी को नहीं जितवा सकता है, उसको फिर कौन पूछेगा, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। पंजाब की सरकार केजरीवाल के दम पर न बनी है और न चल रही है।
इसलिए पंजाब को छोड़ दीजिए, एक दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली थी जहाँ पर केजरीवाल की वजह से सरकार बनी, और अगर वो सरकार नहीं बना पाते हैं या बहुत सीटें कम हो जाती हैं, मान लीजिए मुश्किल से वो सरकार बना पाते हैं, तब भी उनकी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि वो सरकार कभी भी बीजेपी गिराने की स्थिति में होगी, जैसा उसने कर्नाटक, मध्य प्रदेश वगैरह में किया है। तो वो ये देख रहे हैं कि किसी तरह से अल्पसंख्यकों का भरोसा जीता जाए, बीजेपी पर अटैक करके ये वापस ये अपने बारे में एक नैरेटिव बनाया जाए कि हम बी टीम नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अमित शाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो ये मैसेज देना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनके संबंध बेहतर हों। हरियाणा में जिस तरह से सीटों के तालमेल का जो मसला था उस पर पानी फिर गया, उससे आम आदमी पार्टी की छवि पर असर पड़ा कि वो समझौता नहीं करना चाहती थी। इसको वो मटियाना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, पानी फेरना चाहते हैं, ताकि दिल्ली में जब चुनाव हो तो कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन हो सके। किसी तरह का गठबंधन मतलब कांग्रेस को कम से कम सीटें देकर अपने साथ जोड़े रख सके, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग उनके साथ आ जाए और दलित वर्ग भी कांग्रेस की वजह से उनकी पार्टी के साथ जुड़ जाए। इसके बिना उनकी नैया पार होने वाली नहीं है। तो वो ये भी कर रहे हैं कि जिससे उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत हो और दिल्ली के चुनाव को वो जीत सकें। उन्हें पता है कि राहुल गांधी का उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। राहुल गांधी ही थे जो हरियाणा में चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इंडिया गठबंधन वहाँ एकजुट रहे, इंडिया गठबंधन के दो घटक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव न लड़ें। वो हो नहीं पाया, और उसके लिए ज़्यादातर तो आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है, ये सब जानते हैं, क्योंकि उसका कोई वहाँ वजूद ही नहीं था। पिछले चुनाव में उसे 0.48% वोट मिले थे, तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन वो अगर चुनाव लड़ रही 90 की 90 सीटों पर, तो एक वोट कटवा पार्टी के रूप में और बीजेपी की मदद करने वाली पार्टी के रूप में देखी जाने लगी। बहरहाल राहुल ने चाहा कि समझौता हो जाए, केजरीवाल की पार्टी की तरफ से उतनी कोशिशें नहीं हुई, और भूपिंदर सिंह हुड्डा भी नहीं चाहते थे कि सीटें उनके, वो कुछ सीटें केजरीवाल को दें, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो दिल्ली का मामला है, उसको वो उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कांग्रेस को नाराज़ नहीं करना चाहते। इसीलिए आप देखिए कि जितनी भी रैलियां उसके बाद उन्होंने की है, उन्होंने कांग्रेस पर एक भी हमला नहीं किया, राहुल गांधी पर एक भी हमला नहीं किया, जबकि ये पार्टी कांग्रेस, गांधी परिवार, इन पर हमला करके ही खड़ी हुई। हर बात पर कांग्रेस को दोषी बनाना, गांधी परिवार को वंशवाद के लिए लपेटना, और इस तरह से आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कांग्रेस पर हमला करके अपना ही नुकसान करेंगे कि कांग्रेस एक उभरती हुई, मजबूत होती हुई पार्टी है। राहुल गांधी एक नेशनल स्टेचर हासिल कर चुके हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, तो उनकी बराबरी वो नहीं कर सकते। लेकिन अपने को रेस में बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जितने हमले राहुल गांधी मोदी सरकार मोदी पर कर रहे हैं, उस मामले में वो भी पीछे न रहें, लगातार हमले करते रहें, और वो यही कर रहे हैं। उनकी चिंता ये भी है कि उनकी अपनी लोकप्रियता में गिरावट आई है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो माना जा रहा था कि उनके जेल से निकलने के बाद एक सहानुभूति लहर आएगी और उसमें वो और कांग्रेस दिल्ली की 3-4 सीटें तो निकाल ही लेंगे, लेकिन सातों की सातों सीटें दिल्ली की हार गए। एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं निकाल पाई। तो उन्हें ये पता है कि उनके अपनी लोकप्रियता में, अपने प्रभाव में भी कमी आ गई है,
इसको फिर से हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा आगे बढ़कर ज़ोर शोर से मोदी जी पर हमला किया जाए, इस सरकार पर हमला किया जाए और इस मामले में राहुल अकेले न रहें, मैं भी उस कंपटीशन में रहूं और मुझे भी लोग उसी तरह से देखें कि ये भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तो ये कुल मिलाकर केजरीवाल की रणनीति है, मोहन भागवत से सवाल पूछने की, मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने की, बार बार मोदी जी के रिटायरमेंट की बात करने की, भाजपा और आरएसएस के रिश्ते को बार बार उठाने की। इस सब में, इस पूरे खेल में केजरीवाल का दांव ये है, केजरीवाल की रणनीति ये है। अब ये रणनीति कितनी कारगर होती है ये आने वाले समय में हमें दिखलाई पड़ेगा, दिल्ली के चुनाव नतीजों में दिखलाई पड़ेगा और इंडिया गठबंधन किस तरह से एक दूसरे के ये जो दूसरे दोनों घटक हैं आपस में मदद करके दिल्ली के चुनाव में क्या कर पाते हैं उसमें भी नज़र आएगा। और मोदी जी की छवि में जो गिरावट हो रही है वो और गिरावट होती जाती है, मोदी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा चल रहा है वो और मजबूत होता है, उसमें भी हमको इसके दर्शन हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।